100 में से जो इंटरनेट टेररिस्ट हैं उनमें से 80 जो वो हैं जो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से रूट हैं। मुंबई बताया ना, आपने मुंबई बताया। सुन ले हर आतंकवादी गतिविधि में भारत में जो अंजाम दी जाती है उसमें अधिकांश पाकिस्तान क्यों शुमार रहता है? आप कुलभूषण से तुलना कर रहे हैं, जो धमाके हुए कोयटा में, क्या बात कर रहे हैं वासिफ भाई? कुलभूषण से आप तुलना कर रहे हैं आतंकवाद? देखो मैं आतंकवाद से नहीं कर रहा, मैं आतंक पाकिस्तान आज टेररिज्म का विक्टिम है, मगर वो टेररिज्म पैदा किसने किया? मैं पाकिस्तान में आपको 100 ऐसी प्लेसेस बता सकता हूं जहां धमाका हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस ने किया। मैं हमेशा अच्छी गुफ्तगू को चाहता हूं कि जनरल साहब की तरफ से एक क्रिएटिव और नॉलेज अच्छी गुफ्तगू किस आधार पे हो सकती है जब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां अंजाम आ रही है? हम लोग ने इंटेलिजेंस मजबूत की तो अभी उस तरह की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो दुगनी है करीब दामों में। उसके बाद भी आप अगर ये कहेंगे कि आवाम खुश है तो फिर प्रश्न चिन्ह लगने लगेगा। खुदा का वास्ता है, सरहद को किसी तरह, चाहे बेशक आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि सरहद खत्म करें कम से कम। कि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आई पाकिस्तान में। जो संसद हमला हो, मुंबई का अटैक हो, चाहे 1990 मुंबई का अटैक हो, सब में खुले तौर पर पाकिस्तान ही शामिल रहा। आवाम संपन्न है, अगर संपन्न होती तो आतंकी गतिविधियों में शुमार कैसे हो? कोई भी टेररिस्ट नहीं बनना चाहता। कौन टेररिस्ट बनना चाहेगा? कौन अपने बच्चों को कहेगा कि आप आत्मघाती टेररिस्ट बनो? हर घर में सरकारी मुलाजिम है, हर घर पढ़ा लिखा है, हर घर ज़हीन डॉक्टर्स पैदा कर रहा है। कश्मीर में ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये जो आतंकवाद का साथ जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। आज जो हम टूटे भी हैं ना, मैं इस पे सच्चा होकर कहता हूँ, हमें तोड़ा गया है। मर्जी जमीन की ऐसी की तैसी। एक आप पाकिस्तान में एक एजेंडा प्रोपेगेंडा है, जो भी आतंकवाद वहां होता है उसको भारत के ऊपर ब्लेम करो। आपका मुल्क देखिए आजाद है, इरादा आपका लेकिन अभी भी कश्मीर को गुलामी की ओर ले जाने का है। जो जम्मू और कश्मीर है पूरा वो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान को आतंकवाद का सहारा छोड़ना पड़ेगा तो सब कुछ हो सकता है। ये जो भारत की तरफ कश्मीर है उसमें बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है क्योंकि लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और ये एक तरक्की का क्या करना है मुझे बताएं, मुझे जनरल साहब मुझे ये बता दें। इंडिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो कितनी आगे है और कितनी सक्षम है? जब तक हम एक नहीं होते हम तरक्की कभी भी नहीं कर पाएंगे। सच्चाई है कि भारत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। तो आजादी के 76 साल हो चले, विकास के कई अहम पड़ाव हमने पार किए, लेकिन आजाद भारत के 76 साल का इतिहास जब उल्लेखित होता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। पिछले 76 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते और यहां हुए विकास पर आधारित यह चर्चा है। और इस चर्चा में शामिल है हमारे साथ ए.के. सिवाच साहब, रिटायर्ड जनरल हैं और बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। इनके अलावा सैयद बासित अली आजकल काफी चर्चित पत्रकार हैं पाकिस्तान के, काफी ज्यादा अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान में वायरल देखे जा सकते हैं। दोनों का बहुत स्वागत टीवी 9 पर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो शुरुआत सिवाच साहब आपसे ही करूंगा चर्चा की। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से वाकिफ हैं आप, और वहां पर महंगाई, कर्ज, बेरोजगारी, तमाम तथ्य ऑन रिकॉर्ड हैं। क्या दृष्टिकोण है आपका इस पर? हाँ देखो प्रियंक, अभी सिचुएशन क्या, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं, क्योंकि उनको 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्जा है और उनको 4 बिलियन डॉलर हर साल चाहिए इंटरेस्ट पे करने के लिए जितना लोन लिया है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो भी डबल फिगर में है। फॉरेन रिजर्व उनके घट के अबाउट 4.1 बिलियन डॉलर रह गए हैं, जो कि एक महीने का भी इंपोर्ट नहीं दे सकता। और इनका जो मेन एक्सपोर्ट था टेक्सटाइल, वो भी काफी कम हुआ है अभी। और ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है कोई, इंक्लूडिंग की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से ग्रे लिस्ट से हटने के बाद भी। और सच्चाई यह है इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये सच्चाई है कि आज की तारीख में आटा, दाल, चावल सबके जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेटेड है। और बलूचिस्तान और जैसे खैबर पख्तूनख्वा जैसे जगहों में या आपके पीजीके में आटे की और बाकी चीजों की बहुत कमी है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर था, इसमें कोई शक नहीं। अभी उमर अल हक को इन्होंने कक्कर को एक प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर डिक्लेयर किया है, क्योंकि असेंबली को भंग कर दिया है। अभी इलेक्शन अगले 3 महीने के अंदर होंगे
तो ऐसे में ये लगता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, और वो इसलिए भी है क्योंकि इमरान खान जो हैं उनको, जो कि पुराने प्राइम मिनिस्टर थे, पीटीआई के चीफ हैं, उनको जेल में बंद कर दिया है। उनको सजाए 5 जी साल मिली है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और 3 साल की जेल है। तो जी ये सच्चाई है। इसको माहौल को देखते हुए कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो अनसर्टन है। मगर आप इसके साथ साथ अगर देखें कि जो इनका टेररिज्म के हिसाब से क्या सिचुएशन है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो गया है। अभी आप पाक बॉर्डर पे यहाँ पर हमले हुए हैं, उसके अंदर इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है वो काफी सक्रिय मिली है। इसी प्रकार से अलकायदा, जब से तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई है, जिसके वो समझ रहा था पाकिस्तान की, उसको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद, वो बिल्कुल उल्टा हुआ। क्योंकि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होने के बजाय खराब हुए हैं। जो तालिबान है स्पेशली अफगानिस्तान में, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनके भी जो रिलेशन है वो अच्छे निकले, और उसके कारण आतंकवाद का जो दौर है वो बड़ा है। और दूसरी बात, एक बहुत रीजन भी है दूसरा कि आतंकवाद का, कि जो कि तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, उसने कम से कम 10 से 12 हजार कैदियों को छोड़ा था अफगानिस्तान में। उनमें काफी तबका था आपका जो इस्लामिक स्टेट खोरासान का, अलकायदा का, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ठीक का। है। तो ये ठीक। सच्चाई है कि आतंकवाद भी बहुत ज्यादा फैला है। और जो चौथी इशू ये है कि पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो खास अच्छे नहीं है, ना तो अफगानिस्तान, ना ईरान के साथ, अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशन कोई ज्यादा अच्छे नहीं है, और ईरान के साथ भी इतने नहीं है, और भारत के साथ तो सबको मालूम है कि जो रिलेशन है उसमें कोई अच्छापन नहीं आया है इनके, कोई भी। मैं ठीक ये है। कह दूं कि एक्सेप्ट चीन के, इनके अभी कोई ज्यादा अच्छे रिश्ते नहीं। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और टेररिज्म का बढ़ावा, और उसके बाद अनसर्टेनिटी, जो आगे इलेक्शन कैसे होंगे, क्या को वायलेंस तो नहीं होगा, इनको मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहता हूँ सिचुएशन जो है काफी फ्रजाइल है आज की तारीख में पाकिस्तान। ठीक है मेजर साहब, आपसे आगे चर्चा होगी इस बारे में। फिलहाल बासित भाई को चर्चा में लाना चाहूंगा, और पहला रिएक्शन तो यही जानना चाहूंगा कि जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, स्थिति ये है कि केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाना पड़ गया है। क्या कुछ नजरिया, किस नजरिए से आप देखते हैं इस पूरी सियासी गतिविधि को? जी, मैं पहले तो जनरल साहब की एक बात से मुत्तफिक हूँ, सिर्फ एक बात से, वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो आज से नहीं है, हमारी तकरीबन 75 साल से ही चल रही है। सॉरी टू से पॉलिटिकल ये तो है, पॉलिटिकल हमारे इशू सारे हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीजें देखिए, ताल्लुकात की हमारे अफगानिस्तान से अभी बहुत अच्छे ताल्लुकात चले जा रहे हैं। अभी सिर्फ मसला सिर्फ ये आ रहा है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सारी गड़बड़ इनमें आ रही है। मैं इस बात में मुत्तफिक हूँ कि जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हमारे जो है केयर टेकर वो बन गए, इलेक्शन में इमरान खान अंदर हो गए। हालांकि इमरान खान साहब ने अपील भी कर दी भी है, देखते हैं क्या पता उसके क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक आते हैं नहीं। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है ना, वो तो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी महंगाई की बात, मैंने जनरल साहब को भी ये बात इनके इल्म में भी कर दूं, मैंने आपके इल्म में भी की थी कि देखिए हमारे मुल्क में सबसे एक पॉजिटिव बात है, अगर आप कहते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, कि लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है। आप कभी पाकिस्तान आए, आपको मोस्ट वेलकम। आके देखिए कि लोगों के पास है पैसा, लोग हमारे सही जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इवन इंडिया से अगर आप कंपेयर करें कि आपके 30 करोड़ लोग अगर फुटपाथ पे सोते हैं, तो अभी भी मैं कोई इसमें झूठ है, जनरल साहब मुझे इस बात पे एग्री करेंगे कि हमारे लोग अमीर हैं, लोगों में कोई मसला नहीं है। एक खबर रिपोर्ट होती है आटे की, वो हमारे एक इलाके साहिवाल के आगे एक रिपोर्ट होती है आटे की, वो एक लाइन लगी थी, उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि आटा नहीं है, ये नहीं है। हालांकि हम भी यहीं रहते हैं, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक मसला है पाकिस्तान का, इतना बड़ा मुल्क नहीं है। इंडिया से कंपेयर करें, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इस टाइम 3rd पावर बनने जा रहा है, नो डाउट, मैं इसको एग्री करता हूं। लेकिन बात यह है कि इंडिया जो है, इंडिया की ये आधा भी तकरीबन नहीं है। इसको सिर्फ अगर अच्छे सियासतदान मिल जाएं, सिर्फ अच्छे सियासतदान, क्रिएटिव सियासतदान मिल जाएं, ये मुल्क 5 साल में तरक्की कर सकता है। जनरल साहब बिल्कुल एग्री करेंगे इस बात पे। जी, सिर्फ आपका कहना है कि सियासत जो है वो पूरी सियासी मसला है, और कोई महंगाई का, मैं आपको यहाँ बैठा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें, आप विजिट करें, आप कहते हैं मैं आपको रिपोर्ट बना के खुद सेंड कर सकता हूं, खुद सही तरह आपको ऑन लाइव रिपोर्ट
कि यहाँ किसी किस्म की गुर्बत नहीं है। मैंने अपने मुल्क में मैं फिरता हूँ, आपको पता है स्टोरी, आप जानते हैं कि मैं कराची से लेकर कश्मीर तक गलियों गलियों में जाता हूँ। गुर्बत की बात आप बासित भाई कर रहे हैं, लेकिन कर्ज में डूबा हुआ है, इतना बड़ा जी 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 कर्ज जी, पाकिस्तान देखिए पर कर्ज हावी है, है। नो डाउट नो डाउट, हर मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं वही तुलनात्मक तौर पर मैं देखा वही जाए मैं तो आपको मैं दुगनी उसको है करीब दामों में। उसके बाद देखिए भी वो आप आप अगर ये टेक्निकली कहेंगे बात कि ठीक कर आवाम रहे हैं। खुश है तो फिर नहीं, प्रश्न नहीं। चिन्ह लगने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, आपकी भी बात ठीक है, जनरल साहब की भी बात ठीक है कि मुल्क में कह रहा हूं ना, गवर्नमेंट गरीब है, कर्ज गवर्नमेंट ने लिया, अवाम पे भी उसका बर्डन है, नो डाउट। लेकिन लिटरली मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि पर मैंने अवाम को जो देखा है यहाँ पर, याशी हर तरह की ये कर रहे हैं, रिहाइश अच्छी ये यकीन करें क्योंकि लाइफस्टाइल आप पाकिस्तान का देखें, आपको आपके जब मैं आपको मिसाल लेता हूं, जावेद अख्तर साहब आए थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा बाज़ाहिर हालात नजर नहीं आते, क्यों? क्योंकि यहाँ का स्टैंडर्ड लोगों का ठीक है, उन्होंने अपने आप को रिच किया है, चाहे वो जहां से मेहनत की है, बाहर गए हैं, जो भी किया है, जिस तरह भी किया है, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। सिर्फ ये मैं आपको वाहिद मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं लिटरली, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ना मैं कहूंगा अगर मेरे झूठ से कुछ अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, तो होना तो वही है जो होगा। सिर्फ एक मसला है सर, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से सियासतदान करते क्या है। मैं एक आपको जुमला दे रहा हूं, जनरल साहब इस बात को मानेंगे, सीनियर हैं और इनकी रिस्पेक्ट है, कि जुमला ये है कि आप देखें, कहा जाता है कि सियासतदान नहीं, आर्मी सियासतदानों को यूज करती है पाकिस्तान में। अरे भाई, अगर इसको थोड़ा टेक्निकल देखें, सियासतदान आर्मी को यूज करते हैं। आप इस बात पे जनरल साहब से आंसर ले लें कि ये बात है कि नहीं, फिर मैं आपको उसका जवाब देता हूं। जनरल साहब, इन्होंने जो बात कही, इनका कहना है कि सिर्फ सियासी परिस्थिति खराब है, मुल्क ठीक चल रहा, आवाम खुशहाल है। कहीं आपको इस तरह ये बयान नहीं लगता है कि ये कवर अप की तरह है, कि जिस तरह की अभी फजीहत की बातें हर जगह छपती हैं अखबारों में, तो सिर्फ इतना टाल कर कह दिया जाए कि सियासत ही जिम्मेदार है, बाकी मेरा मुल्क तो लगातार आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है और यहाँ पर सब संपन्न हैं। ये कवर अप की तरह लगता है ये बयान। नहीं नहीं भाई, बिल्कुल। देखो, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सच्चाई ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे और 75 साल पहले, और ये भी सच्चाई है कि 1960 तक जो पाकिस्तान का जो जीडीपी था काफी अच्छा था, और अच्छा कर रहे थे ये, क्योंकि इलाका जो इनका है, एग्रीकल्चर लैंड बहुत फर्टाइल है और पांचों नदियां का पानी भारत से जाता है। मगर सच्चाई है कि जैसे जैसे 60 के बाद इनके अंदर आतंकवाद फैला, और एक जो है इनकी पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी नहीं आई, डेमोक्रेसी नहीं बन पाई, और बार बार वहां पर फौज ने कू किया। और आज 75 साल की जो लाइफ है पाकिस्तान की नेशन की, उसमें से मेजोरिटी ऑफ टाइम पाकिस्तान की आर्मी ने रूल किया, या तो सामने से या फिर पीछे से। क्योंकि देखो, ये सच्चाई है, ये मान के चलना पड़ेगा कि हर देश के पास आर्मी, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश, और जो असली पावर। जनरल साहब, एक सवाल है, नहीं, आप विद रिस्पेक्ट एक सवाल है, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है ठीक है, सुन ले, फिर आप जो भी कुछ कह सकते हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऑल पावरफुल है, और सच्चाई यह है कि जो असली पावर वहां पर इस्लामाबाद से नहीं, रावलपिंडी से होती है। देखो, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान का जो साइज है भारत से 1/7 है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1/8 है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हमारे से 10-15% ही है आज की तारीख। मगर जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमारे से 77% है। तो एक छोटे देश के पास बड़ी आर्मी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी बड़ी आर्मी को, कोई देश भी नहीं। आज की तारीख में फौज उनकी फौजी फाउंडेशन भी चलाती है, एक पैरेलल इकोनॉमी का मुजाहरा करती है, जिसमें से 51 बिलियन डॉलर की वो कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक सब चलाते हैं। देखो, जो चीज जिसको भाए वही वो कर सकता है। कल भारत में भी अगर आर्मी दखलबाजी करे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि जो हम इस बारे में जो है, माफ कीजिएगा जनरल साहब, मैं एक बार इसको खत्म कर सकते हैं कि मैं यही कहूंगा
कि हम जो हैं एज अ फौजी मैन मैं यही कह सकता हूं कि हमारा जो काम है देश की एक्सटर्नल सुरक्षा में ध्यान देना, हम उसी में ही माहिर हैं। अगर हम इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो देश की बढ़ोतरी के लिए नुकसान होगा। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना बिल्कुल कहीं पाकिस्तान में दो गलतियां हुई हैं। एक तो टेररिज्म का साथ चलते गए हैं, क्योंकि भारत को दिखाने के लिए इन्होंने जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि भारत को किस प्रकार से कश्मीर के अंदर आतंकवाद भेजा जाए, तो उन्होंने जो आतंकवादियों के साथ समझौता किया लश्कर तोबा जैसे गुड और बैड टेररिस्ट को किया कि जो टेररिस्ट भारत की तरफ भेजे जाएंगे वो गुड टेररिस्ट है, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जो टेररिस्ट उनके अगेंस्ट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो है बैड टेररिस्ट। एक बार हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब पाकिस्तान में आई थी तो उसने एक बड़ा अच्छी ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि वो आपके नेबर को ही डसेगा तो एक दिन वो आपको भी डसेगा, और वही आज हो रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हम विक्टिम है टेररिज्म के, मैं मानता हूं विक्टिम टेररिज्म, मगर वो टेररिज्म क्रिएट किसने किया? तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा। और मैं एक वसत अली की बात देखिए तो मैं बासित भाई बस एक सवाल इसमें और ऐड ऑन करूंगा जनरल साहब के वक्तव्य में कि उन्होंने जिक्र किया, इनको कंप्लीट करने दें जी जनरल साहब को कंप्लीट करने दें। एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि हाँ ये एक मैं भी समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो टाउन्स हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, अगर वहां पर आप देखें तो इतना जितनी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है ऐसी नजर नहीं आती। मगर ये सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर गरीब और अमीर का फर्क बड़ा है, और इसमें जो ध्यान देना पड़ेगा पाकिस्तान को। भारत ने क्या किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकलने में भारत में बड़ा फायदा हुआ है, और भारत की जो एक प्रकार से मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। ये एक फर्क समझना पड़ेगा अगर आपने देखना है कि कहाँ कमी रहेगी। ये सच्चाई है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिच हैं वो बहुत रिच हैं, उसमें कोई शक नहीं, और टाउन्स अभी भी अच्छे हैं अर्बन, पर रूरल एरिया में जो एक पॉवर्टी है वो एक समझनी पड़ेगी। और भारत के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण सबको फायदा हुआ है। गरीब जो तबके के लोग थे वो भी निकले हैं, और हमारी जो मिडिल क्लास है वो बहुत बड़ी है। देखो ये सच्चाई है कि भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हम तो नहीं कह रहे, ये तो पूरा वर्ल्ड मानता है, और अगले 5 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज हमारी इकोनॉमी का साइज $3.7 ट्रिलियन है, वो 5 ट्रिलियन होने वाला है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कहीं ना कहीं भारत ने ठीक किया है, और भारत ने ठीक है। एक सबसे अच्छी बात जो बासत अली भी मान लेते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बड़ा फर्क पड़ता है कि भारत में लास्ट 10 साल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दौर है, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर काम हो रहा है वो काबिले तारीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि आप एक प्रकार उस रोड पे चल पड़े हो जहां इकोनॉमी डेवलपमेंट है, आपकी एम बड़े क्लियर हैं, आपके जो एक प्रकार से रोड मैप जो बनाया आपने, माइलस्टोन बड़े क्लियर है। तो ये भारत को एक बहुत फायदा है कि भारत के पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, भारत के पास एक ऐसा लीडर है जिसके कारण भारत बहुत तरक्की कर रहा है। और अब हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में कि हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमने ध्यान दिया है ऐसी चीजों पे जिस प्रकार से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हम भारत में, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि दोनों देश बाहर से सामान खरीदते थे, भारत भी और पाकिस्तान भी, और हथियार खरीदते थे, दोनों को हथियार मिलते थे, लड़ाई करते थे। आज भारत तो 70% हथियार अपने आप बनाने लगा। अब भारत में तो नारा मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, ज्यादा हथियार भारत खुद बना रहा है और बेच भी रहा है। पाकिस्तान में वो दौर नहीं आया, पाकिस्तान अभी भी हथियार खरीदता है, ये भी बड़ी मुश्किल है। हथियार कोई मुफ्त तो देगा नहीं, आप अगर कोई भी पैसा देगा, आप कोई भी, चाहे भारत को दे या पाकिस्तान को दे, उसके पीछे आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चीन ने अभी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, $62 बिलियन लगाया है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3.18 है। भारत को मिला जापान से जो हमारे को एक प्रकार से बुलेट ट्रेन का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.1%। तो यह सच्चाई है कि ये चीजें असलियत में हैं, और पाकिस्तान को अंदर झांकना पड़ेगा।
मैं ये मानता हूं कि किसी देश में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसका फायदा तो होना ही है, और ये सच्चाई है। अगर पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और वो टेररिज्म को जड़ से निकाल देती है तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है, और भारत चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान पीछे रहता है और वहां पर आतंकवाद का दौर है, वो पूरे रीजन को, मैं ये कहता हूं कि कौन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनके बीच में ट्रेड हो, अगर ट्रेड होता है तो उसके अंदर भारत को तो फायदा होगा, पर दूसरे छोटे देशों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो सामान हम एक दूसरे से लेंगे उसकी कीमत कम से कम 1/3 होगी जो सामान हम बाहर से ले रहे हैं। तो ये सच्चाई है, ये अंदर झांक के देखना पड़ेगा हमें। अगर हम नकारा करते रहे, नेगेटिव एटीट्यूड में रहे और जस्टिफाई करते रहे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, तो फिर फायदा हमारा नहीं हो सकता। जी, दो बड़ी बातें हैं बासित भाई, दो बड़ी बातें हैं जी, कुछ मैं ऐड ऑन इनके वक्तव्य में करना चाहूंगा। दो बड़ी बातें हैं। एक, आपने जो कहा बासित भाई कि पाकिस्तान की आवाम तो खुशहाल है, लेकिन वहां सियासी जो परिस्थिति है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। आतंकवाद की बड़ा जिक्र होता है, पाकिस्तान के साथ उसका नाम अक्सर जुड़ता रहा है, और फिर ऐसे सवाल ये भी आ जाता है कि जब आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने के लिए किसी भी शख्स को वहां पर उसका माइंड वॉश किया जाता है तो वो एक आम घर से ही आता है, और जब उसके घर में बदहाली होगी, संपन्नता नहीं होगी, तभी वो इस तरह की गतिविधियों में शुमार होगा। तो यहीं पे सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या आवाम को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं क्या, कि वो आतंक का सहारा ले रहे हैं अपने आप को संपन्न करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात जनरल साहब ने जो कही कि सियासी दखल अंदाजी है आर्मी की, वहां पर आर्मी अधीन करना चाहती है सियासत को। पिछली बार आपसे बात हुई तो आपने ये कहा कि सियासत आर्मी पर हावी है, क्या कुछ कहना चाहिए आप? मैं बताता हूं नहीं, जुमला आप ये थोड़ा सा मेरा और था। अब मैं सारी मैं जनरल साहब से पहले तो मुझे अच्छा लगा इनकी बातें सुन के। मैं यकीन करें, पहले कोई ऐसे गेस्ट मुझे इंडिया में जो मेरे सामने नजर आए अभी तक जिन्होंने बड़ी फैक्ट्स और फिगर्स पे बातें अच्छी की। 2-3 चीजें इनकी मैं करूंगा कि देखें, इन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान आर्मी जो है, आर्मी की बात और कश्मीर के टेररिज्म की बात, ये दो मैं इनको जवाब देना चाहता हूँ। बाकी इंडिया की तरक्की मैं चाहता हूँ तरक्की हो, उससे नौजवान चाहे पाकिस्तान में हो कहीं भी हो, उससे फायदा है। किसी भी मुल्क की आईटी की तरक्की से सब दुनिया को फायदा होता है, मुझे उसका कोई वो नहीं है, मैं चाहता हूं तरक्की हो। देखें, पहला बात कि इन्होंने कहा कि जैसे आर्मी सीमेंट फैक्ट्री बनाती है, फिर डीएचए बनाती है, फिर ये बताती है। मेरे जनरल साहब से ये सवाल का जवाब भी मैं इनसे लूंगा इस बात पे कि देखें, सबसे पहली बात कि जब मुझे बताएं 75 साल से इस मुल्क में कभी एक सियासतदान आता, कभी दूसरा सियासतदान आता, उनसे आर्मी ने कभी नहीं कहा कि आप ये काम इस मुल्क में ना करें। आप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, आर्मी ने कभी भी नहीं कहा कि आप कोई आईटी का बड़ा हब ना चलाएं, कोई आईटी में बड़ा कोई अच्छी चीज ना ले आएं। आईटी के अलावा और बहुत से शोबों में आप, इवन ज़राअत में आप तरक्की ना करें। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं, नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज का एक जाल बचाया पूरे पाकिस्तान में। आर्मी चाहती तो, अगर आर्मी को कोई मसला होता तो आर्मी उनको रोक देती कि ना करो। आर्मी को इससे कभी भी कोई मसला नहीं रहा कि कोई सियासत, मुझे बताएं 5 साल के लिए अगर सियासतदान आते हैं तो इसी माइंड के साथ आते हैं कि हमने तरक्की दिलानी है। फिर उनके जब वो नहीं कर पाते फिर एक्सक्यूज जाता आर्मी पे कि आर्मी नहीं कर रही। आर्मी ने कब कहा, मुझे बताएं, इमरान खान को कब मना किया कि आप लाहौर, फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर कोई बड़ी कंपनी या बड़ी कोई ऐसी चीज खोल लें, या कोई आटे की मिल ऐसी खोल लें, या किसी चीनी की मिल खोल लें, कुछ खोल लें जिससे आवाम को फायदा ना हो? कभी भी आर्मी ये नहीं चाहती। ठीक है, अब आर्मी का क्या हुआ? देखिए, सीमेंट फैक्ट्री की आपने बात की, मुझे एक बात बताएं, जब सियासतदान सीमेंट फैक्ट्री बनाएंगे और उस फैक्ट्री से जो घर है वो 1 हफ्ते, महीने, साल, 2 साल बाद उसमें दरारें पड़ेंगी, तो मुझे बताएं कि आर्मी ने कुछ तो सोचना है। सर, मुझे कोई आर्मी की तारीफ या किसी की तारीफ करके कुछ भी नहीं लेना, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, बासित भाई खिलाफत की वो सत्ता से बेदखल हो गया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। देखें, नहीं, इसमें थोड़ा सा जनरल साहब, इस बात को आप जनरल साहब से पूछिएगा, वो आपको इसका बेटर, अब मेरी बात के बाद वो बात बताएंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, जब जो सियासतदान है, मुझे बताएं, एक तो तरफ डीएचए हमारा इलाका है जो आर्मी के अंडर, और लोगों को वहां पे दवाइयां भी मिल रही हैं, हर फैसिलिटी मिल रही है, हर चीज मिल रही है। एक तरफ आ जाए आप किसी और मलीर या किसी और एरिया में जो सियासतदानों के बने हुए जगह है, मुझे वहां आपको कूड़ा नजर आएगा, वहां आपको वो चीजें उस तरह की फैसिलिटी। तो आर्मी ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई तब हेल्प की है जब सियासतदानों ने कुछ नहीं किया। मुझे बताएं, इमरान खान साहब अभी अरेस्ट हुए हैं, जनरल साहब ये बताएं कि 3-3.5 साल उन्होंने कहा मैं बड़ा क्रिएटिव हूं, मुझसे अच्छा कोई लीडर नहीं है, तारीख में आया ना कोई है। उन 3 सालों में पाकिस्तान का ग्राफ
पहले से मैं कहता हूं कि धरनों की वजह से, इनके एहतजाज की वजह से, चीजों की वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, उससे नीचे गया। अब मुझे बताएं, आर्मी ने कहा था कि आप आए और नवाज शरीफ को ही लग जाएं, आप जरदारी साहब को ही लग जाएं। आर्मी तो नहीं कहा, ये आते साथ ही अपोजिशन को टकरे रहे। इन्होंने ये नहीं किया कि मैं कोई नई चीज इजाद कर लूं, मैं कोई आईटी स्टूडेंट से बात कर लूं। हमारे मुल्क में मैं इस बात की वो करता हूं कि एक बच्ची है जिसने आई वो एनक इजाद की है, जिससे वो ये कहते हैं कि अगर कोई गाड़ी में सो जाता है तो वो जो है वो एक्टिव कर देती है, बंदे को जगा देती है। अब उसको नासा बुला लेता है। भाई प्राइम मिनिस्टर कहां था? मैं जनरल साहब मैं यही कह रहा हूं, उसने क्यों नहीं बुलाया, क्यों सपोर्ट नहीं किया? क्या इसमें अब बताएं, इसमें आर्मी रोकती है उनको कि आप जो है ऐसे बच्चों को ना बुलाएं, ऐसे क्रिएटिव काम ना करें? नहीं, फिर मजबूरन आर्मी को करना पड़ता है। और ये रियलिटी है कि हमारा मुल्क है, आर्मी का भी मुल्क है। आर्मी कहेगी कि यार इस मुल्क में कुछ है नहीं रहा, थोड़े तो हाथ पांव हम मारें। एक तरफ वो बाहर दुश्मन को भी देखे और दूसरी तरफ इन सियासतदानों को देखे, तो फिर एंड पे बदनामी आर्मी की। मैं फिर कह रहा हूं जनरल साहब, मुझे कोई शौक नहीं है किसी की तारीफ की, मैं तारीफ उसकी करूंगी जो अच्छा काम करेगा। मैं फिर दूसरी बात, ये इस पर इसका जवाब भी आप जनरल साहब नोट रखिएगा कि मैं सही कह रहा हूं। दूसरी बात है कश्मीर पे। देखिए जनरल साहब, मेरा लिटरली कश्मीर पे, मैं आप दोनों मुल्कों से, ना सिर्फ पाकिस्तान ना इंडिया पे, ये भी मैं जनरल साहब पे सवाल रखूंगा एक, कि मुझे बताएं, मैं भी एक कश्मीरी हूं, इनबॉर्न में कश्मीर में पैदा हुआ और लाहौर में हूं। मेरे रिलेटिव्स इंडियन कश्मीर में, जो इंडिया के हिस्से में कश्मीर है, मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी वालिदा इंडिया में थी और वो वहां नहीं जा सका। मैं आपको लिटरली हल्फन अपने खुदा को हाजिर नाजर रख के कह रहा हूं कि वो, उसकी वालिदा की डेथ होती है और डेथ होके वो पूरा दिन मेरे घर आके मेरी वालिदा के पास बैठ के रोता रहा है पूरा दिन। मुझे बताएं, इसमें कुछ तो किया जाए, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, पाकिस्तान। मैं कहता हूं इंडिया का जो हिस्सा है वो इंडिया रखे, पाकिस्तान का जो हिस्सा है पाकिस्तान रखे, या दोनों रखें, जो मर्जी करें। कम से कम खुदा का वास्ता है, मैं आपके प्रोग्राम के तरफ से मोदी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि सरहद को, ये जो कहते हैं ना, वो कश्मीरी का एक लफ्ज है कि जो हमारी थी हद, वो अब तुम दोनों की बन गई है सरहद। खुदा का वास्ता है, सरहद को किसी तरह, चाहे बेशक आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि सरहद खत्म करें, कम से कम अपने रिश्तेदार, यार रिश्तेदार तो मिल सकें। इस पर मैंने वो बड़ा बनाया था, इस पार उस पार मेरे यार रिश्तेदार। हम तो एक लोग हैं, हमें कम से कम ये क़यामत आ जानी है या कुछ भी हो जाना है, दुनिया खत्म हो जानी है, जैसा भी आगे फ्यूचर है, जैसा भी है, हमने भी नहीं रहना, आपने भी नहीं रहना, मर सबने जाना है। लेकिन कम से कम इस दुनिया में हम अपने रिश्तेदारों को तो देख लें। ठीक है कम जनरल से कम उनके साहब, पास बैठ के बात तो कर लें जी कम से कम। जी जनरल साहब देखिए, मैं इसका जवाब दूंगा, फिर टेररिज्म पे बात करेंगे। पहले मैं इसका जवाब लेना चाहता हूं जनरल साहब। जी जनरल साहब, आर्मी की दखल अंदाजी को बासित भाई पूरी तरह से नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड तमाम तथ्य हैं जो आर्मी के सत्ता में हावी होने को लेकर बात करते हैं। दूसरी बात आतंकवाद की है। किसी भी पाकिस्तानी भाई से जब भी बात की गई तो वो हमेशा अमन पसंदी का जिक्र ही करता है। तो कौन लोग हैं ये जो पाकिस्तान का नाम आतंक से जोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एक के बाद एक? देखिए, मैं आप तरह का आदमी हूं, मैं एक चीज ऐड करूंगा जनरल साहब के लिए। जनरल साहब, इस बात पे आपने आंसर करना है जो मैंने कश्मीर के रिश्तेदारों की बात की है तकरीबन, बाकी आपको अच्छा बेहतर आंसर दे सकते हैं। मैं जनरल साहब को सुनना चाहूंगा इसे। जी जनरल साहब। हाँ, देखो सच्चाई ये है कि दो तीन बातें बोलनी है इनका। देखो, एक तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, जिस प्रकार से उसको ये कहने की 1959 में या 1969 के अंदर या उसके बाद जाउल हक आए और फिर मुशर्रफ साहब भी आए, तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां फेल होती गई और उसको कारण जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आती रही, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप ये समझने की कोशिश करो, फौज का काम है, फौज की देश की जो एक प्रकार से डिफेंड करना आपके बॉर्डर पे और दुश्मन के अगेंस्ट। अगर फौज इन्वॉल्व हो जाती है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में और एक प्रकार से इन्वॉल्व हो जाती है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, तो वो कभी भी नहीं बना सकती, क्योंकि वो असली काम छोड़ के दूसरे काम करे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जिस प्रकार से बसत अली साहब बोल रहे हैं, इनको यह समझना पड़ेगा, जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी या जो IMF अभी लोन दे रहा था, तो उसने ये बोला था कि आप बाकी तो करें कि आप अपने जो सब्सिडीज है उसको कम करें, आप ऑयल में, गैस में
तभी आपको लूंगे। और दूसरा बिल्कुल। उन्होंने बोला एक आप अपना डिफेंस बजट कम करें, और ये जो फौजी फाउंडेशन को आपने जो टैक्स हेवन दे रखा है, टैक्स नहीं लगाते, तो ये एक प्रकार पैरेलल इकोनॉमी का काम कर रहे हैं। और वो ये हो सकता, ये कह रहे हैं कि भी दूसरे तो बढ़ा ही नहीं पा रहे, ये तो बढ़ा तो रहे हैं, वो बात हो सकती है, मगर उनका ये था कि इनको टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता। तो एक प्रकार ये जो कंपटीशन है सिविल के साथ इनका अनफेयर है। बट इन एनी वे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं आई पाकिस्तान में। बिल्कुल और जनरल साहब, बार-बार बिल्कुल यही बात। पाकिस्तान की आर्मी को मौका मिलता रहा, पाकिस्तान की आर्मी आती रही। किसी देश की भी आर्मी, किस वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी ही एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है गवर्न करने का। मैं आज भी बता रहा हूँ, भारत में भी, भारत क्या क्यों हम आगे बढ़े हैं, कहां से कहें, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी आई है, और फौज ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। फौज अपॉलिटिकल है, फौज वही करती है जो कि बताया जाता है, और उसमें हर जगह वर्ल्ड में जहां ये हुआ है वो बिल्कुल ठीक ऐसे हुआ। अब हुआ क्या, टेररिज्म कैसे फैला है? देखो सच्चाई है कि जो अब कश्मीर जो भारत वाला है, मैं बासत अली को ये कहूंगा कि आप एक बार भारत के अंदर विजिट करें, क्योंकि या आप अखबार पढ़ें या आप इंटरनेशनली देखें कि अब जो पाकिस्तान में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और भारत में जो भारत कश्मीर है, उसमें कितना फर्क होगा डेवलपमेंट में। अब यहाँ बहुत तरक्की होगी। जनरल साहब गुड, देखो सुन लो मेरी बात, और बाद में आप जो बोलना चाहते बोलो। देखो यहाँ पर मैं कम से कम 20 साल के करीब जम्मू एंड कश्मीर में रहा हूँ, और मैं उस रेजिमेंट से हूँ जो कि स्टेट फोर्स थी महाराजा हरि सिंह के। तो ये सच्चाई है, आज की तारीख में वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, और वहां पंचायत इलेक्शन हुए हैं, टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम है, 2 करोड़ टूरिज्म आए हैं, उसके बाद IIM मेडिकल कॉलेज, उसके बाद IIT, और आज की तारीख में वहां पर बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है और आवाम में शांति है। देखो असली में कोई नहीं चाहता अपने बच्चे को टेररिस्ट बनाना, कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा मरे, वो चाहती है एक अच्छे स्कूल में पढ़े और अच्छा बने, होनहार बच्चा बने। और मुझे लगता है ये हम कोशिश कर रहे हैं। और जी, जैसा कि बासित भाई ने बताया कि आवाम संपन्न है, अगर संपन्न होती तो आतंकी गतिविधियों में शुमार कैसे हो सकता? मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं बस तरीक कि यहाँ भारत की तरफ, और मैं कहता मैं ये कहूंगा उनको भारत में आना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, आने जाने में, वीजा का लेने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और भारत में आके वो देखें कि किस प्रकार से ऑल राउंड डेवलपमेंट स्पेशली कश्मीर और लद्दाख के अंदर हुई है। मैं तो कम से कम इसको 30-40 साल से देख रहा हूँ। 40 साल में जो डेवलपमेंट का दौर आया है वो काबिल तारीफ है। मेट्रो बिछ गई है, रेलवे लाइन चली गई है, वहां पर इतनी टनल बन गए, 24/7 कनेक्टिविटी होगी। भारत के हर इलाके की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, पर जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा हुई, और ये काबिल तारीफ है। और लोग देखो सच्चाई, कोई भी टेररिस्ट नहीं बनना चाहता। कौन टेररिस्ट बनना चाहेगा? कौन अपने बच्चों को कहेगा कि आप आत्मघाती टेररिस्ट बनो? हम उसको परिस्थितियां बनाती हैं। गरीब आदमी को आपने हथियार दे दिया और उसको ब्लैकमेल किया तो उसके पास कोई चॉइस नहीं। मैं ये कहता हूं ऐसा दौर आना चाहिए दोनों तरफ, वो बड़ा है। मैं जम्मू एंड कश्मीर की तो बात बता सकता हूं क्योंकि मैं उस इलाके को बहुत अच्छी तरीके से जो देखा है। अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात है कि बदकिस्मती है कि वहां पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अब जैसे अगर मैं देखूं यहां से भारत की तरफ से कि भाई ऐसा लगता है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, और इमरान खान जो आए थे वो बहुत उससे आए थे कि उसको जिताया गया था, मगर जब पता चलता तो लगता है कि इमरान खान को फौज लेके आई थी, जब वो ज्यादा चू चू करने लगे फौज ने उसको निकाल दिया। आज की तारीख में, और ये बात ठीक है, जब आए तो सोचा कि इमरान खान बहुत कुछ करेंगे, ग्राउंड पे उन्होंने कुछ नहीं किया। वही प्रॉब्लम रही कि इन्फ्लेशन बढ़ता गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती गई। आप बार बार वो ले लोगे कि कर्जा, एक दिन तो आपको कर्जा देना पड़ेगा। और ये सच्चाई है कि जो बात कह रहा है कि ग्राउंड पे नहीं नजर आ रहा है कि लोग गरीब हैं, मगर जो ये कर्जा है गवर्नमेंट को इतना, वो कर्जा तो कोई उतार नहीं सकता, वो कहां से निकलेगा कर्जा? तो मैं इसका जवाब देता हूँ। श्रीलंका जैसे हमन टोटा जो है, नहीं हमन टोटा जैसे 99 ईयर्स लीज पे लिया, ऐसा देना पड़ेगा क्योंकि पैसा तो कोई छोड़ता नहीं। चीन जो है वो भी बिजनेसमैन है, US भी है वो भी।
हर कोई देश अपना फायदा देखता है, वो दूसरे को नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान को अभी जनरल साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर पाकिस्तान निकलना चाहता है, पाकिस्तान को अपनी इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी, पाकिस्तान को ये जो पैसा बाहर से लेने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और पाकिस्तान को एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी खुद। अब बाहर से तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, तो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी। आप बाहर से पैसा लेके खाओगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ बस जी बासित जनरल साहब बातें क्योंकि इतनी अच्छी कर रहे हैं, मैं तो इनकी बातों से बहुत हद तक मुतफिक भी होता हूँ। 2 पॉइंट फिर हैं, एक तो कश्मीर का इन्होंने जो आंसर किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और दूसरा पाकिस्तान के कर्ज पे। मुझे इनका जवाब इनको देने दीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं पहले तो आपको कश्मीर में बताऊं, मैं जनरल साहब आपने लीपा वैली का नाम सुना होगा। लीपा वैली कश्मीर में करना वैली में आता है, हमारा इस साइड में लीपा वैली। आप क्योंकि फौज से रहे, मैं वहां पैदा हुआ हूँ और मुजफ्फराबाद में मेरा घर है, अभी मैं लाहौर में रहता हूँ। मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान से बेटर हालात हैं जो कश्मीर है हमारा, हमारी साइड पे जो कश्मीर है, क्योंकि हर घर में सरकारी मुलाजिम है, हर घर पढ़ा लिखा है, हर घर ज़हीन डॉक्टर्स पैदा कर रहा है कश्मीर में। मैं आपको सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को साइड पे रखते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर आप मुजफ्फराबाद, आप इवन आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा इस कश्मीर के हालात। मैं अभी पता है क्या, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कश्मीर में जाके कोई अच्छी चीजें और सुकून कर लेते हैं या ऐसी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के हालात, एक तो टूरिज्म जो है पाकिस्तान की तरफ से जो सारा जाता है बिजनेस कश्मीर में, क्योंकि हमारे नॉर्दर्न एरिया में आता है वो, तो सारा बिजनेस कश्मीर में जाता है। तो कश्मीर का ओपन है, हर चीज ओपन है। और ये फैक्ट है कि कश्मीर की जो स्टेबिलिटी है हमारी वहां की गवर्नमेंट में भी, क्योंकि वहां की आपको पता अलग गवर्नमेंट है, तो वो भी जो है ओके है, उधर भी ओके है। मुझे इस चीज पे नहीं है कि भारत में अच्छी बात है कि मेरे भाइयों के साथ वहां पर भारत अच्छा सलूक करे। मैं इस चीज पे कभी भी नहीं कहता कि यार वहां तरक्की ना होनी चाहिए, जितनी होगी मुझे खुशी होगी क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं वहां पे। दूसरी बात, इस साइड पे जितनी खुशी होगी वहां के कश्मीरियों को होगी कि हमारे रिश्तेदार हैं। मसला ये नहीं है सर कि तरक्की हो गई, मसला जो खून का मसला है, जो एक आप देखें जनरल साहब, आपके बच्चे होंगे, आपके भतीजे होंगे, इवन आप प्रियांक भाई आप देखें आपके होंगे, उनको जुदा कर दिया जाए, मसला तो उनकी जुदाई का है। मुझे बताएं, मूवीज बन जाती है, बाप बच्चे की गदर ही देख लें, बाप अभी मूवी आई है उसमें बताया क्या गया, स्क्रिप्ट क्या था कि बच्चे के लिए बाप लड़ने आ गया। मैंने आज देख लिया गदर 2, लेकिन बात यह कि उनके मिलाने की कौन करेगा? चले पाकिस्तान बुरा सही, आप कहते हैं पाकिस्तान बुरा या इंडिया बुरा है, तो कौन मिलाएगा? मैं तो तड़प चुका हूं, मैं तो कहता हूं मैं श्रीनगर जाऊं, श्रीनगर के लोग मुजफ्फराबाद आए, उस बॉर्डर पे इंडिया के फौजी खड़े हो, इस बॉर्डर पे खड़े हो, हाथ मिलाएं, और वहां कैफेज हो, इंडियन लोग भी बैठे हैं, हम भी बैठे कैफे पे, हम गुफ्तगू करें, इल्मी गुफ्तगू करें। लेकिन ये गुफ्तगू तब हो सकती है जब एक बार अगर आपने कदम बढ़ा लिया ना, मैं आपके अगले क्वेश्चन में भी आता हूं कि टेररिज्म ये चीजें, एक दफा आप इस पे कदम बढ़ा लें, सलूट करने वाले पहले पाकिस्तानी। बासित भाई गदर 2 आप देख रहे हैं, लेकिन गदर 2 और गदर जैसी सीरीज जब ऑन एयर जाती है तो फिर ये मूवीज पाकिस्तान में बैन कर दी जाती हैं। नहीं बैन सर, मैंने पाकिस्तान में बैठ के देखी है, आज देखी है, कहाँ बैन है सर? गदर पहली सीरीज गदर की देखिए, अब जाहिर है आप मुझे बताएं पाकिस्तान के खिलाफ अगर इस तरह की कहानियों से आपत्ति क्या हो जाती है? पाकिस्तान को जब गदर जैसी पिक्चर्स के जरिए अमन की बात की जाती है। प्रियांक भाई इसका जवाब, क्योंकि ये गदर एक अलग बात है, ये थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। पहले तो ये कश्मीर पे मुझे इनका आंसर चाहिए इस बात पे कि जो मैंने कहा है कि सरहद को कम से कम कोई थोड़ा सी, कोई भी नहीं बात करता, कोई कहता है पाकिस्तान इंडिया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया कहता है कश्मीर बनेगा इंडिया, कुछ बीच में आते हैं खुद मुख्तारी की बात करके, वो जो है खुद आज तक मरता ही रहे दोनों साइड पे, उधर भी वो अरेस्ट है, इधर भी पता नहीं क्या होता है। खुद मुख्तारी कोई हल नहीं है, हल सिर्फ यह है कि आपस में थोड़ी सी मोहब्बत दिखाएं, जिसकी वजह से हमारे सारे मसले इंडिया पाकिस्तान के, हम भी आपके लिए दुआ गो, आप हमारे लिए दुआ गो। जनरल साहब मुझे बताएं, उन रिश्तेदारों का क्या करें? क्या वो मर जाएं ऐसे ही? लग तो नहीं रहा कि कभी मिल पाएंगे, कभी इस्लाम है, यकीन करें रोना आता है। कभी वीजा में वाघा बॉर्डर के थ्रू आते ना, हम 4 दिन 5 हफ्ता रहते हैं, पूरा हफ्ता हम रोते हैं कि हमारे रिश्तेदार उधर हैं, उनके रिश्तेदार इधर हैं, हम मिल नहीं पाते। जनरल साहब जी, हाँ देखो सच्चाई है कि बासत अली साहब जो बात कर रहे हैं, देखो सच्चाई इसमें ये देखनी पड़ेगी कि भारत चाहता है रिलेशन अच्छे हो, और ये भी सच्चाई है कि अगर आप बात कर रहे हैं कि पीओजेके में बहुत कुछ है, मगर मैं 2-3 चीजें जो बताना चाहूंगा कि आपका जो मेन सोर्स ऑफ रिवर है वो नीलम नदी, उसका मुंह मोड़ के पाकिस्तान ने पंजाब की तरफ कर लिया।
मंगला डैम में आपके सबसे बिजली नहीं। पैदा करते हो, और वो बिजली पहले पंजाब में जाती है, वो कम पैसे देते हैं, आपको ज्यादा की दी जाती है। अब बात ये आती है कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत हो, और ये सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उन वासियों को जो दोनों तरफ फैमिली बटी। मैं मानता हूं हाँ। भारत बात करने को तैयार है, मगर सच्चाई है टेररिज्म और बात नहीं चल सकती। देखो ये मानना पड़ेगा पाकिस्तान को, ये जो आतंकवाद का साथ जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। आप अगर जनरल साहब हम मुझे कहें कि जनरल साहब प्लीज जनरल साहब रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ एक आपने आतंकवाद की बात की, मैं वो ऐड करना भूल गया था। मुझे बताएं जनरल साहब, मैं इधर लाहौर में था, मेरे थोड़े से दूर आप चले जाएं गुलशन इकबाल पार्क है, यहाँ पर एक आज से कुछ सालों 5-10 अब तो टेररिज्म पाकिस्तान में समझे 0% भी, इस टाइम कोई धमाका कोई चीजें इस तरह की नहीं हो रही, ये आपको भी पता है। लेकिन जब था, मुझे बताएं गुलशन इकबाल पार्क में धमाका होता है, फैमिलीज मरती हैं, बच्चे मरते हैं, कब पाकिस्तान चाहेगा कि उन्हें मारें? फिर ज़र्बे अज़ब पाकिस्तान ने किया उनको भगा के, जब से ज़र्बे अज़ब हुआ रहील शरीफ साहब के दौर में, उसके बाद तो कोई टेररिज्म एक्ट उस तरह से नहीं हुए। एक मस्जिद में मुझे ये पिछले दिनों हुआ है, एक मस्जिद में हुआ है, सुने, एक मस्जिद में हुआ ये जो धमाका अभी पिछले दिनों हुआ है, वो बड़े अरसे बाद हुआ है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान, अगर कहते हैं ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, तो पाकिस्तान खुद को क्यों मारेगा, खुद के लोगों को क्यों मारेगा? ये तो एक सवाल है जनरल साहब, अपने बच्चे मारे। यही तो मैं बता रहा हूं भाई, इसको नहीं समझोगे तो नहीं इसका सोल्यूशन निकल सकता। ये भारत नहीं बता रहा, आतंकवाद जो है पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड बता रहा है। 100 में से जो इंटरनेट टेररिस्ट हैं उनमें से 80 जो वो हैं जो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से रूट हैं। अभी भी आप इस चीज को चले, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो तालिबान था, वही बने हैं, लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे। ये आतंकवादियों का कोई रिलीजन नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं समझ सकते। मुसलमान को मुसलमान मारेगा, ये तो आपको समझना चाहिए कि जो आतंकवादी का कोई रिलीजन नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, वो कहाँ की इंसानियत है? तो ये सच्चाई समझो आप कि आतंकवाद को अगर आप सफाया कर देते हो, मैं ये मानता हूं पाकिस्तान आज टेररिज्म का विक्टिम है, मगर वो टेररिज्म पैदा किसने किया, यही तो बात करने की कोशिश है। भारत अच्छे रिलेशन चाहता है पाकिस्तान से, मगर भारत कहता है कि आप आतंकवाद को छोड़ें और फिर बातचीत करते हैं। आप सच्चे मन से देखें, और मैं ये बता रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि टेररिज्म पैदा पता है किसने किया जनरल साहब? आप इधर आए, यहाँ कश्मीर में देखें कि जो हालात हैं, जहां खुशहाली, लोग इतने खुश हैं। मैं चाहता हूं बॉर्डर सॉफ्ट हो, यहां से लोग आए, वहां से बिल्कुल चाहते हैं, मगर आप आतंकवाद, ये जो आपको ये समझना चाहिए, हम नहीं करते। देखिए जनरल साहब, देखो जो कुछ एक लोग आपके हैं वो नहीं बताते असलियत में। अब जो ये पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो कहीं भारत से तो आए नहीं, वो आपके हैं, वो वही। तो जनरल साहब ये तो आपको भी पता है, आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, और आपको जरा आपकी रिस्पेक्ट आर्मी में दोनों साइड होगी, यानी एक नहीं, दुनिया में कहीं कहीं भी आर्मी होगी, आप जैसे सीनियर आर्मी की रिस्पेक्ट होगी। ये तो आप भी समझते हैं कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे सिर्फ एक मुल्क है जहां 9/11 भी हो गया, अलकायदा भी बन जाती है, अलकायदा को वो एक तरफ सपोर्ट करता है, एक तरफ अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है, फिर पाकिस्तान का नाम लाता है क्योंकि मुस्लिम कंट्री है। संसद हमला हो, मुंबई का अटैक हो, चाहे 1990 मुंबई का अटैक हो, सब में खुले तौर पर पाकिस्तान ही शामिल रहा। अब आप अमन की बातें कर सकते हैं, आप जैसे लोग, लेकिन आपके पीछे भी एक बड़ी बेल्ट है जो आतंक को खुले तौर पर समर्थन देती है, और वहां पर वो पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं, उनको समर्थन मिलता है। आपने मुंबई बताया ना, आपने मुंबई बताया, सुन ले, हर आतंकवादी गतिविधि में भारत में जो अंजाम दी जाती है उसमें अधिकांश पाकिस्तान क्यों शुमार रहता है? जहां पे धमाका हुआ, सुन लें जी, सुन लें, मैं आपको एक आंसर देता हूं। मैं पाकिस्तान में आपको 100 ऐसी प्लेसेस बता सकता हूं जहां धमाका हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडियंस ने किया। अब मैं बलोचिस्तान में एक धमाका होता है, उसके बाद चाहे जो भी है, कुलभूषण यादव साहब, मैं कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाना चाहता, मैं हमेशा अच्छी गुफ्तगू को चाहता हूं कि जनरल साहब की तरफ से एक क्रिएटिव और नॉलेज अच्छी गुफ्तगू किस आधार पे हो सकती है जब इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां अंजाम आ रही है? हम लोग ने अपनी इंटेलिजेंस मजबूत की तो अभी उस तरह की घटनाएं सामने नहीं आ रही हैं। आपने मुंबई की बात की ना, उसके बाद जब आपने कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा, वो अभी भी मतलब उनका, उसके बाद एक यहाँ पर हवा फैल गई। आप कुलभूषण से तुलना कर रहे हैं, में जो धमाके हुए कोयटा में, क्या बात कर रहे हैं बासित भाई? कुलभूषण से आप तुलना कर रहे हैं आतंकवाद? देखो मैं आतंकवाद से नहीं कर रहा, मैं आतंकवाद, आप बात नहीं समझ रहे। एक मिनट सर, जनरल साहब प्लीज मुझे एंड करने में आपकी बात सुनूंगा, बिल्कुल। आपका सैन्य अधिकारी हमारे पास आएगा, कुलभूषण यादव को नहीं जोड़ रहा, उसे वापस भेजेंगे। आपके फौजी हैं,
आपके फौजी हैं, उनका सम्मान है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। मैं हवा की बात कर रहा हूं, जैसे आप में हवा है, चीजें, इल्जाम है इस मुल्क पे भी, उस मुल्क में भी है, जरा दुश्मन है आपस में, इल्जाम तो लगाने। मैं ये कह रहा हूं कि उन दिनों कोयटा में धमाका होता है, धमाके के 1 महीने बाद कुलभूषण जाधव साहब का पता चलता है कि वो इस कंट्री में, हमारे जी। मुल्क में। अब मैं उनको ये नहीं कह रहा कि कोई सोल्जर हैं जो भी है, लेकिन वो हमारे मुल्क से, देखें, उनका उनका पकड़ा जाना हमारे मुल्क से था। हमारे मुल्क में उनको जाहिर है वो कुछ तो कर रहे थे, जरूरी नहीं वो आतंकवाद काम कर रहे हो, नो नो, चले मानते नहीं कर, कुछ और तो कर रहे थे, लेकिन हवा क्या फैली कि इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे ही बहुत सी चीजों को हमें इंडिया, आज जो हम टूटे भी हैं ना, मैं इस पे सच्चा होकर कहता हूं, हमें तोड़ा गया है। पहली बात, शायद हमें एक थे पहले, हमें तोड़ा गया है। ये तोड़ने के पीछे कौन सी साजिशें, वो साजिशें आज तक हमें एक नहीं होने दे रही। वो अगर हमें एक होने दे दें, हम तो दुनिया में सबसे ज्यादा आगे जा सकते हैं। हमें तो आज देखें, बरसगीर में सारी चीजें कैसे थी, एक होंगे बांग्लादेश जब पे आप टूट गया, कश्मीर पाकिस्तान, को अब पता नहीं क्या पूरी करूं। तरह से अपना बनाने की चाहत भाई रखेंगे? भाई अच्छा, अभी मैंने तो बताऊं चाहत अभी रखी है कि अपना बनाने की चाहत रखी ही नहीं। मैंने कहा आप बॉर्डर खोल दें, दोनों साइड खोल दें, पाकिस्तानी लोग आपस में मिले, जिसका मर्जी, जमीन की ऐसी की तैसी। मुझे जमीन की बात ही मैं नहीं कर रहा जनरल साहब, मैं तो लोगों के आपस में, जनरल साहब ने इस बात को एग्री किया, उन्होंने खुद कहा कि हाँ, लोगों को पे असर हो रहा है, आजाद असर तो लोगों पे कश्मीर है। की बासित इंडिया भाई अवधारणा पाकिस्तान कहां से आई है निकल कर? जिस दिन देखो बसत अली, अभी मैं बताऊं, क्या जी? देखो जी। बातें इन्होंने उठाई हैं उनको, बिल्कुल देखो जी, जी, सच्चाई ये है कि जो कुलभूषण को पकड़ा गया था, उसको पाकिस्तान की आईएसआई चाबार से उठा के लेके आई थी, क्योंकि जी। वहां वो बिजनेस कर रहा था। आप इस बात को माने। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जनरल एक साहब, इसकी विक्टिम, आप रिपोर्ट्स इसको मेरे पास सच्ची नहीं हैं। नहीं नहीं, आप जी बाद जी में जी बताना। जी देखो ये मैं जी आपको बता सकता हूं, ये एक, आप पाकिस्तान में एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा है, जो भी आतंकवाद वहां होता है उसको भारत के ऊपर ब्लेम करो। अरे अगर आप ब्लेम करो तो पूरा वर्ल्ड भी तो मानना चाहिए। वर्ल्ड कहता जी। है कि भाई आतंकवाद जो है वहां पैदा हो रहा है। आप जब तक इसको नहीं मानोगे तो आप उससे लड़ नहीं पाओगे, आप समझ नहीं कुछ। हाँ, ये मैं कहता हूं आप विक्टिम हैं जी। उस हिसाब से कि जब अफगानिस्तान के अंदर रूस आया था, उसके ऊपर हाँ जी जी अमेरिका का अपने साथ देने के लिए मुजाहिद जो पैदा किए, और जब वहां से रूस वापस चला गया तो ये मुजाहिदीन जो 8 से 10 हजार थे, ये आपके लिए सरदर्द बन गए और यही आतंकवादी बन गए। यही आपने कश्मीर घाटी में भेजे और आतंकवाद फैला। जब एक देश आतंकवाद को स्टेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा तो वो आतंकवाद किसी का नहीं है, वो आपके ऊपर खुद वार करेगा। और यही प्रॉब्लम है। अभी भी पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि गुड और बैड टेररिस्ट में आप फर्क करना बंद करें। सभी टेररिस्ट खराब हैं, क्योंकि जो टेररिस्ट भारत की तरफ भेजे उसको गुड बोला जाए, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, और जो टेररिस्ट आपके अगेंस्ट लड़े, तहरीके तालिबान पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट खोरासान, वो बैड टेररिस्ट, उसका फर्क बंद करें और सबके अगेंस्ट एक्शन लें। और आपको मैं ये बता रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान के अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो ये रीजनल में स्टेबिलिटी आएगी। अगर दोनों के बीच में ट्रेड होगा तो देखो ये समझना पड़ेगा। अब भारत को मैं अभी आपको एक और बड़ा छोटा सा, अभी भारत को पाकिस्तान की जरूरत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। उसकी वजह है भारत एक बड़ा देश है, भारत की इकोनॉमी बड़ी है और भारत ट्रेड बार कर सकता है। मगर अगर भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं और ट्रेड होता दोनों के बीच में तो बहुत फायदा होगा, भारत को फायदा होगा, पर पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इतनी ऐसी चीजें काफी हैं जो भारत में बनती है, कुछ चीजें ऐसी जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो सच्चाई है कि मेरा ओनली यही है कि आतंकवाद को छोड़े पाकिस्तान, फिर बातचीत हो सकती है। और यह सच्चाई है कि आज की तारीख में अगर डेवलपमेंट, भारत में तो चारों तरफ डेवलपमेंट हो रही है, हम तो नहीं बोल रहे, ये तो वर्ल्ड का आंकड़ा बोल रहा है कि हम भाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की हम 3rd होंगे। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे अंदर एक बहुत डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके कारण भारत की तरक्की हो रही है। पर यह दौर काफी टाइम से चला हुआ है और भारत की जो फौज है वो काम करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिए लिखा हुआ है और उसमें कोई इंटरफेयर का मतलब नहीं। तो ये सच्चाई है कि ये देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान बहुत अच्छे दर्ज से स्टार्ट किया था, मगर उसके बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई। और ये भी समझना पड़ेगा, जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए वो भारत ने तो नहीं किए, क्योंकि रिलीजन को लेके आप 1 नेशन 1 रिलीजन 1 लैंग्वेज की बात करोगे तो वो तो मानेगा नहीं कोई, आपने देख लिया। पर अभी भी
अभी भी अमन शांति अगर इस इलाके में होती है तो दोनों तरफ आ जाऊंगा। और इस बात को मैं मानता हूँ, सबसे ज्यादा जनरल साहब, ये कश्मीरियों बहुत को अच्छी बात नुकसान हुआ है, दोनों तरफ से बट गए हैं। उनके कुछ भाई बहन यहाँ हैं, कुछ ये हैं, आने जी। चाहिए। पर मैं ये वादा करता हूँ कि भारत मुझे के अभी अंदर रोना जो आ रहा है तरक्की जनरल हो रही है साहब। वो जेन्युइन हो रही है, ठीक है बहुत बासित अच्छी भाई, तरीके देखिए है। आप आना भाई, चाहिए, एक आपको सवाल देखना है। चाहिए कि भारत एक कहाँ से सवाल कहाँ है, पहुंच एक रहा है। सवाल बासित साहब, मैं एक आपके सवाल पास आ है, रहा हूं, लेकिन प्रियांक एक सवाल भाई, और प्रियांक ऐड ऑन करना चाहूंगा। प्रियांक देखिए, भाई, आपकी एक चीज विचारधारा रहेगी। व्यक्तिगत जो है उसका तो स्वागत है, आप इसीलिए याद भी किए जाते रहते हैं भारत की ओर से, लेकिन जी। एक सवाल आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है। करें सर, कड़वा आपका खैर मुल्क करें। देखिए आजाद है, इरादा जी। आपका लेकिन अभी भी कश्मीर को गुलामी की ओर ले जाने का है, नहीं तो सर, क्यों नहीं नहीं सर, आप उसे नहीं भी सर, नहीं आजाद सर। रहने देते हैं? सर मैं बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। पहले तो मैं इसका जवाब देने से पहले मैं जनरल साहब को एक चीज बताऊं। जनरल साहब, आपने कहा कि हमारे मुल्क में जो है अनसर्टेनिटी, बिजनेस की बात आपने की कि दोनों मुल्क में बिजनेस होना चाहिए। देखें, मैं आपको, आपने कहा ना हमारे मुल्क में कर्जा, अभी इतना ज्यादा कर्जा है। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, आप जियो की हमारी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, हामिद मीर साहब के वहां विजिट देख सकते हैं। कोल कोल बलूचिस्तान से चाइना जाता है। अगर चाइना गया है, इससे ट्रिपल दफा वो, ट्रिपल आप कह लें, इससे ज्यादा बिजनेस वो कोल कर रहा है। अब ये वो अंडर आर्मी नहीं है, अंडर पॉलिटिशियंस है। अब मुझे बताएं, वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर रहा है पिछले अरसा, मुझे बताएं वो पैसा कहां जाता है? पहली बात, या तो ये भी एक है खुद ये बनना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वो कोल जो चाइना में बिक रहा है वो कहां जाता है? उसके बाद आप देखें ज़राअत की जो आपने बात की, इसी वजह से मैं कहता हूं कि लोग क्यों अमीर हैं। आपने देहात की बात की थी कि देहात में लोगों में मसला है, देहात में ज़राअत ज्यादा है, शहरों में तो चलो स्टेबिलिटी हमारे है, देहात में ज़राअत की वजह से वो ओके हैं। और बात कश्मीर की आपने की, मैं चाहता कश्मीर को गुलामी की बात की। सर मैं तो हल्फन ये बात कह सकता हूं कि मैं खुद, अब आज मैंने पोइट्री लिखी, अगर आप कहते हैं मैं आपको सुना दूं। एक मिनट, मैंने कश्मीर पे ही, मैंने सिर्फ ये, आप सुनिएगा एक मिनट मुझे, मैं सिर्फ इसमें मैं पर्सनली रोता हूं। उसकी बात है कि मैं इस पार उस पार मेरे यार रिश्तेदार, तुमने जुल्म होते देखा होगा जिस्मों पर, हमने रूह पर जख्म खाए हैं, ये कैसा किया है तुमने वार, हो गए जुदा मेरे यार। ये दोनों के लिए है, ये एक मुल्क के लिए नहीं है। हो गए जुदा मेरे यार रिश्तेदार, जो थी हमारी हद बन गई तुम्हारी सरहद, जिसे तुम कहते हो किशन गंगा और नीलम, गौर से देखो तो बह रहा है आंसू कश्मीर का, मत लो इम्तिहान अब हमारे जमीर का, हम गए हैं अब हार, मिला दो अब हमको मेरे यार रिश्तेदार। देखें, ये तो ये इसलिए नहीं लिखा कि मुझे किसी एक से, दोनों साइड से मुझे इसमें प्रॉब्लम है जरूरत कि मैं, तो लेकिन जरूरत तो आपकी जनरल साहब इस शेर से आप इत्तेफाक करेंगे को है जो कश्मीर में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जनरल साहब का मैं आंसर सुनना चाहता हूं इसमें। जी जनरल देखो, साहब, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, देखो कि जो जम्मू और कश्मीर है पूरा, वो भारत का हिस्सा है। और वो अगर आप देखते हैं, एक्सेशन हुआ था 22 अक्टूबर 1960। नहीं, सुनो मेरी बात। और हम तो आपको सच्चे मन से कहते हैं, आप आओ भारत में ज्वाइन करो, भारत की तरक्की के साथ रहो। और मगर वो सोल्यूशन तो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन में तो दोनों देशों को मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। पर ये सच्चाई है कि अभी उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि वो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान, जो कि हमारे कारगिल और बटालिक जैसा शिया पॉपुलेशन है, वो भारत का हिस्सा था, भारत में मिलना चाहिए। ये बात तो होनी चाहिए। नहीं, सुनो मेरी बात, ये होना चाहिए। अगर उससे पहले सॉफ्ट बॉर्डर होते हैं, आपस में बातचीत होती है, दोनों तरफ से आना जाना होता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, वो आगे चल सकता है। मगर उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को आतंकवाद का सहारा छोड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ हो सकता है। ये मान के चलो आप, क्योंकि जब तक डिनाइल रहेंगे कि हम बिल्कुल आतंकवाद नहीं भेज रहे, तो फिर उसका कोई मसला हल नहीं हो सकता। ये सच्चाई है। अगर सच्चे मन से अगर हम इन बातों में रहेंगे क्या ना, जी जनरल साहब, मेरे विद रिस्पेक्ट में आपको बताऊं, अगर हम इन बातों में रहेंगे, वो इंडिया ने हमें आतंकवाद भेज दिए, पाकिस्तान ने हमें भेज दिए, फिर तो हमने, इंडिया तो भेजता ही नहीं। ये तो आप कभी भी आप कोई भी तथ्य उठा के बात साहब देख लें। मतलब एक बात है, कहने की बात होती है जब दोनों के अंदर, अगर आप देखो ना हो क्या रहा है, भारत के अंदर आतंकवाद को पलने नहीं दिया जा सकता। भारत एक ऐसा देश है, जिस देश के अंदर आतंकवाद पैदा होगा उस देश को खोखला कर देगा आतंकवाद।
तो भारत तो जी आगे जनरल बढ़ ही साहब, नहीं सकता था। मैं तो असल में आपको समझना चाहिए बात कि बासित भाई आपकी भाई, प्रॉब्लम है बहुत कि बहुत आपका सम्मान के साथ आतंकवाद के साथ आपको एक प्रकार लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई के लिए भारत भी आपकी मदद कर सकता है। जब तक आप ये आतंकवाद के को निकाल के जनरल नहीं साहब फेंकेंगे, गुड और बैड जी टेररिस्ट के अंदर फर्क नहीं करेंगे, तब तक फिर मसला हल नहीं हो सकता। मैं यही कहने की जनरल साहब हाँ मैं आपको तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कश्मीर तो तब भी था जब बरसगीर था, सब कॉन्टिनेंट था, तब भी उसे कश्मीर कहा जाता था। मैं आपको सिर्फ ये कहता हूं कि जैसे 370 आर्टिकल हुआ, ब्रेक हुआ, अब देखें आप उसको बेशक कह दें कि यार ये पाकिस्तान, आप तो एक, मैं समझ सकता हूं एक हिंदुस्तान का प्यार आपके दिल में है, यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से प्यार होगा, वो उतना ही कहेंगे कश्मीर हमारा, आप उतना ही कहेंगे, जिस तरह भी कह लें, चाहे आप उसको विद पेपर्स बातें कर लें, चाहे वो आप मोहब्बत में बातें कर लें कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर, जब तक इंडिया पाकिस्तान ने ये रोना बंद नहीं करना कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमारा है, कश्मीरियों का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, इसको आप माने ना माने, तब तक कश्मीरी रोता रहेगा और इसकी सजा आखिरत में, आखिरत जो है एक हिसाब किताब तो सबका होना है, चाहे जिस धर्म में भी हो, उसमें इंडियन को भी होनी है, पाकिस्तान को भी होनी है। ये तो रियलिटी है जो कश्मीर के साथ हुआ है। ये आपको शेर जो मैंने सुनाया, ये आपके दिल में भी थोड़ा सा लगा होगा कि आपको भी, जैसा मैं तो, आप इतने यकीन करें, मुझे इतना अच्छा लगा गुफ्तगू से, मैं तो थोड़ा सा गुस्सा इन चीजों में भी आ जाता हूँ। मैं तो आपके सामने गुस्से से भी डर रहा हूँ कि छोटा ऊंचा भी मेरी आवाज ना जाए। आपको इतनी बड़े, मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ कि ऊंची आवाज आपके सामने ना हो। जितना अच्छा आप चीजों को देख रहे हैं, आप सच की चीजें मान रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जनरल साहब, खुदा का वास्ता आप बड़े, मैं आपको बड़ा बनाता हूँ कि आप बड़े, मेरे वालिद साहब की जगह है, आप थोड़ा सा इस बात पे आवाज इंडिया में बुलंद कर दीजिए। मैं पाकिस्तान में अपनी जान पे खेल के भी, चाहे जो मैं आवाज बुलंद करने वाला आदमी हूं, लेकिन थोड़ा कश्मीरियों के राइट्स पे, ताकि श्रीनगर और चाहे इंडिया पाकिस्तान के जो भी मसले हैं, हमारे हक को खुदा का वास्ता है दोनों मुल्क देखें। और हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। वो मां मर जाती है, बच्चे यहां रो रहे हैं सर। ये टेररिज्म, ये गंद, ये फसाद, ये बहुत पुरानी चीजें हो गई हैं, इनको दफा करें। ये अब जब इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट है, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आप भी मुझ पे ना लगाएं, हम पे ना लगाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये रोना ही रहना है। आपने अभी देखे कोई टेररिज्म यहाँ नहीं हो रहा, कुछ भी। पाकिस्तान में, लाहौर में रहता हूं मैं, तो आपको कह रहा हूं, मैं कश्मीर से हूं, लिपा वैली से हूं। तो मुझे तो यहाँ पर कोई टेररिज्म पिछले 10 सालों से नहीं नजर आ रहा, पहले हो रहा था। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं खुदा का वास्ता आपसे डालता हूं, मैं बल्कि भगवान का वास्ता भी डालता हूं कि आप थोड़ा सा जिगरा रखें। जनरल साहब, आप आवाज उठा दें, एक शो आप ऐसा कर दें वहां पे, या कुछ चीज कर दें कश्मीरियों के राइट्स के लिए, एक बोल दें कि दोनों मुल्कों को जो सरहद है, कम से कम कोई ऐसा प्लान हो जाए। देखें आजकल सिक्योरिटी सिस्टम इतना टाइट हो चुका है दुनिया में, इवन भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारा इधर एम्पोरियम, एक जगह का नाम है एम्पोरियम, लाहौर में, आप सर्च करेंगे आ जाएंगे, वहां पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, सिक्योरिटी है ना वो भी। तो सिक्योरिटी टाइट इतनी अच्छी रखें बॉर्डर्स पे दोनों मुल्क के, मोहब्बत से दोनों, जब आप दोनों ये फैसला कर लेंगे कि हाँ कश्मीरियों को और हमें मिलना चाहिए, तब तो आपकी और जो मोहब्बत का कश्मीर को जो पूरी तरह से, बासित साहब, कश्मीर को पूरी तरह से आजाद कर देने की जो अवधारणा निकल कर आती है आपके पाकिस्तान से, मैं इस पे बात करता हूं, मुझे जनरल साहब से दो चीजें, और जनरल साहब से मैं क्योंकि इनको सुनना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखें आप, सरहद जो है, सरहद अगर ये आप खत्म कर देंगे ना, फिर हमारे वो मसले रहना ही नहीं है। आप सिर्फ वहां पे फौजी अपने भी खड़े कीजिए, हमारे भी, और आपस में चाय पिलाइए उनको। और सिर्फ थोड़ा सा श्रीनगर, अभी पिछले दिनों श्रीनगर बस चली थी मुजफ्फराबाद से, आपको शायद पता हो, तो यकीन करें हमारे लिए तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं थी। मुझे कोई दौलत, बैंक बैलेंस, चीजें, गाड़ी, बंगले नहीं चाहिए थे, एक कश्मीरी को नहीं चाहिए थे। एक कश्मीरी को क्या चाहिए था कि मैं अपनी माँ से मिल लूं, मैं अपनी खाला से मिल लूं, मैं अपने वालिद से मिल लूं, दादा से मिल लूं। वो बस, वो भी बंद हो गई। वो ये 370 आर्टिकल चाहिए। देखें आप अपने राइट से कह रहे हैं कि आपने 370 आर्टिकल नहीं ब्रेक किया जी, हमारा हक था, 35A नहीं ब्रेक किया, हमारा हक था। और भाई उस हक में हमारी श्रीनगर बस बंद हो गई, आप क्यों उस हक में? हमारा कश्मीर का, हम खून के आंसू रोते हैं रोज। अच्छा, अभी हाँ देखो, अभी बात ऐसी है, पहले मैं बताता हूं कि जो ये आर्टिकल 370 और 35A था, वो एक टेम्परेरी था और वो भारत का अंदरूनी मामला था। और इसके बाद होने से क्या हुआ है, जो राइट्स औरतों को नहीं मिलते थे, जो बंदे पीओके से आगे थे, जो अब डेवलपमेंट को रोका जा रहा था, अब फायदा ही फायदा हुआ कश्मीरियों को। आज की तारीख में वहां पर जो डेवलपमेंट का दौर निकला है,
आप कृपा आके देखें, यहाँ पर खुशहाली अमन शांति का दौर है। और अगर ये मैं सच्चाई, ये बात से मैं मानता हूं कि दोनों तरफ से लोग आए। एक उड़ी में ब्रिज है अमन सेतु, और मैं रहा हूं, मैंने तो वहां जी, मुझे ब्रिगेड पता है, कमांड मुझे की है पता है। मच्छल जी, में, जी। मच्छल में ब्रिगेड कमांड की है जो कुपवाड़ा सेक्टर में है। और आपका आगे उधर नीलम वैली है। देखो जी, सच्चाई है, आपका केल है वहां पर। मैं यही बताऊंगा कि सच्चाई ये है कि हम भी अमन शांति चाहते हैं, मगर पाकिस्तान को जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो अमन शांति नहीं आएगी। जी, वो बार बार कहते हैं कि बिल्कुल। आतंकवाद तो हमने करते नहीं। अब आतंकवाद नहीं करते, आसमान से तो आतंकवादी गिरते नहीं। तो मैंने ही कम से कम 100 के करीब आतंकवादियों को मारा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये सच्चाई है। मैं भी चाहता हूं कि अमन शांति हो। अमन सेतु बैरेज बनाया था भारत ने, तो मुजफ्फराबाद और से लेके श्रीनगर की बनाई थी। मगर हुआ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी गए लाहौर में, वो इतने पीस चाहते थे, अपनी बस लेके गए तो कारगिल हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो मोदी साहब, वो चले गए नवाज शरीफ की प्राइवेट पार्टी में, तो उसके बाद पठानकोट हो गया। अब उस चीज को समझे, भारत सच्चे मन से दोस्ती चाहता है, मगर जब तक आतंकवाद का साथ पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा ये बातचीत नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से लोग शांति रहे, अमन आए, आतंकवाद को छोड़ें। और ये इसमें कश्मीरी यहाँ आएंगे, हमें खुशी होगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज आप देखेंगे कुछ एक समय में ये जो भारत की तरफ कश्मीर है उसमें बहुत बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि लोग खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। और ये सर, उस तरक्की का क्या करना है मुझे बताएं। मुझे जनरल साहब मुझे ये बता दें, उस तरक्की का हमने क्या करना है मुझे बताएं। इधर से तो वो तरक्की तो उधर आपको भी करना, आप मिले ना, उधर भी, भारत में आए, उधर भी। भारत में मैं आए, आपको ये मैं भारत आपको का उधर की हिस्सा बात है, बता देता और हूं। आपको जी, आप भी नहीं, नहीं, खुशहाली में रह नहीं, सकते हैं। देखो सच्चाई ये है कि जनरल इसका साहब, कोई जनरल हल साहब, निकले। जनरल साहब प्लीज, जनरल साहब रिक्वेस्ट जी, करता हूं, बासित एक मिनट साहब, मुझे मैं दीजिएगा। आपके पास आऊंगा। मैं खुशहाली, एक मिनट प्रियंक भाई, एक मिनट मैं इसका जवाब देना चाहूँ। जनरल साहब, मेरी कश्मीरियों से वहां भी बात होती है। जैसे देखिए, आपसे बात हुई, आप इंडियन है, मुझे कोई आपसे कोई खतरा नहीं है, या आपको मुझसे नहीं है। मुझे उसी तरह कश्मीरियों से मेरी रोज बात होती है। वो मुझे पर्सनली, लिटरली मैं आपको कहता हूं, इंडिया में बैठे ना, चलिए आप तरक्की कर रहे हैं, उनको आप जहाज दे दें, उनको आप गाड़ियां दे दें, बंगले दे दें, लेकिन वो क्यों रो रहे हैं? वो इसलिए नहीं रो रहे कि आपका उनको आप कुछ दे रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि रिश्तेदार इधर हैं। और ये किस लिए रो रहे हैं? क्योंकि इनको भी वही चीजें मिल रही हैं। कश्मीर पर हमारे जो पाकिस्तान है उसका सांस भी अच्छा है कि इनको तरक्की दी जाए। कश्मीर पर बहुत अच्छा है कश्मीर में, इसलिए यहाँ पे कोई चीजें नहीं हो रही, अच्छी चीजें चलती हैं। ये आपको भी पता है जनरल साहब, क्योंकि आप फोर्स में भी रहे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें तरक्की से कोई लेना देना नहीं है सर हमने तरक्की करके भी मरना है, मर जाना है। तरक्की ना करके हमें लेना देना अपने भाइयों से मिलना, अपनी बहनों से मिलना, अपने माँ बाप से मिलना, अपने इस बात को आप जनरल साहब, आप सारी बातें में आपकी मुत्तफिक हूं आप, लेकिन इस बात पे जोर नहीं दे रहे थोड़ा, क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे जोर दें। आप कहें कि यार कम से कम तरक्की से उनको क्या लेना देना है। हमें आप ना एक तंबू टेंट में भी रख देंगे ना, और रिश्तेदारों को मिला देंगे, खुदा की कसम हमारे लिए 100 साल में वही तरक्की होगी कि हमारे लोग हमें मिल गए। अगर तो ये और कोई हमारे पास वो नहीं है कि यार तरक्की की बातें, हमें और किसी से लेना देना नहीं है जनरल साहब। जी, देखो और जनरल बस अली, साहब, इस तरह की अच्छी बातें बोल पाकिस्तानी रहे हैं। मीडिया में, जनरल साहब, इस तरह की बातें भी जो पाकिस्तानी मीडिया में रहती हैं, रक्षा सूत्रों की दोनों ओर तुलनात्मक जो बातें की जाती हैं, चूंकि आप डिफेंस मामलों के काफी जानकार हैं, तो जरा तुलनात्मक तौर पर भी समझाइए कि इंडिया और पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो कितनी आगे है और कितनी सक्षम है। मैं जनरल साहब से पहले जवाब दीजिए पाकिस्तानी मीडिया को। मैं जनरल साहब से पहले बात आंसर सुनना चाहूंगा कि आपने सिर्फ उन लोगों की बात करनी है, अभी तरक्की की बात नहीं करनी। उन लोगों की मुझे 2 मिनट उन पे बात करें आप। हाँ, देखो सच्चाई यह है कि मैं ये नहीं करना चाहता कि भारत की फौज कहाँ पर है, पाकिस्तान की फौज कहाँ है। जो इकॉनमी हालत है आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मगर मैं ये सच्चाई है कि जो बासातली एक बड़े इमोशनल होके बातें कर रहे हैं, हम उसकी कदर करते हैं। हम कहते हैं भाई हम चाहते हैं आप आए, मगर आप अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल के आतंकवाद को छुड़वाएं। मैं कह रहा हूं आपको, मैं सच्चाई अपने दिल से बता रहा हूं। मैंने 2 साल कमांड किया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड। आतंकवादी वहां से आते, लश्कर तोबा जैसे मौत, पीओजे के गरीब आदमी को भुका के भेजा जाता है, पैसे दे के, वो मर जाता है, उसकी फैमिली का क्या होता है, वो सब अच्छा नहीं है। और मैं बता रहा हूं, अगर वहां आतंकवाद खत्म हो जाए, अमन शांति हो, कश्मीर में लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम भी जनरल साहब चाहते बहुत हैं। बड़ा सवाल, जनरल साहब बहुत बड़ा सवाल आगे मिल रहे हैं।
जी, और थोड़ा रक्षा सूत्रों की तुलना करके भी बता दीजिए जनरल साहब। प्रियांक भाई इसका जवाब है, प्रियांक भाई एक मिनट। जनरल साहब मेरे जहन में बहुत बड़ा सवाल आया है, मुझे एक बात बताएं। आप इसको अब आतंकवाद बोलें या आप इसको बोलें कि इमोशनल होके उस बंदे ने किया। मेरे एक जानने वाले थे, मैं आपको बताता हूं कि आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। मेरे एक जानने वाले थे, वो मुझे पढ़ाते थे, बेसिकली हमारे टीचर थे, उस्ताद थे। उनकी सारी फैमिली कश्मीर में, ठीक है, सारी। और ये इनका मैं गवाह हूं आपको, मुझे इसका आपने सिर्फ जवाब देना। टेररिज्म ये चीजें देखे, आपने सिर्फ रियलिटी पे जवाब देना है। वो बंदा रोज, मैं आपको बताऊं, रोता भी था, इमोशन भी होता था, हम लोगों को भी कहता था कि ये देखें यार मेरे सारे उधर हैं, मैं यहाँ हूं। अब उसने क्या किया, 15 से 20 साल हो गए तकरीबन, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। उन्होंने यहां से छोड़ा, कश्मीर से छोड़ा, वो बॉर्डर के थ्रू पार कर रहे थे। अब बॉर्डर के जब थ्रू पार हुए, उनको मार दिया गया, ठीक है। उनकी फौज से जब वो, हमें खबर आ गई चीजें कि वो वहां पे शहीद हो गए। अब जब शहीद हो गए, मुझे बताएं क्या वो टेररिस्ट था? मुझे इसका जवाब दें। वो, मैं इसका गवाह हूं ना। नहीं, देखो, अच्छा सुनो मेरी बात। अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेगा आतंकवादियों की तरह, अगर मान लो वो आप कह भी रहे हो, तो वो आतंकवादी होगा कि जो बॉर्डर आपने, अगर उसने आना था, सुनो मेरी बात, कोई वो भारत की तरफ से भी कोई नहीं आ सकता पाकिस्तान की तरफ, उसको भी मार दिया जाएगा। आपने अगर आना है तो एक लड़की, नहीं, होल्ड ऑन भाई, बस नहीं तो वाघा बॉर्डर से आओ, वहां पर अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल में इलीगली इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करोगे तो उसको आतंकवादी मारा जाएगा, चाहे भारत की तरफ से हो। तो ये सच्चाई है, आपको एक चीज समझनी है। मैंने कम से कम 100 से 150 आतंकवादियों को भी एक प्रकार से उनकी इंट्रोगेशन की है, और ज्यादातर उनके मन में ये पाया कि जो बातें उनको बताई गई थी वो बातें नहीं सच थी। यहाँ पर जिस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश करके भेजा था, मैं इस बात में ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके तू मैं वाली बात है, मगर ये सच्चाई है कि आपने बहुत अच्छी बातें की जनरल साहब। हाँ, मैं ये कहूंगा कि अमन शांति आनी चाहिए, और पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि अगर वो अमन शांति चाहता है, जो उससे दोनों देशों फायदा है, तो आतंकवाद का छोड़ दे। और ये सच्चाई है कि जनरल साहब अंतिम पड़ाव में थोड़ा रक्षा सूत्रों पर भी प्रकाश डालें तुलनात्मक तौर पर, कि क्या रक्षा सूत्रों में क्या कि कितना जी दोनों की तुलना में, जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया की ओर से प्रोपेगेंडा है इस तरह का कि पाकिस्तान की सेना भी सक्षम है और भारत से काफी आगे है, इस तरह की बातें भी कह दी जाती हैं जुमलेबाजी में, तो थोड़ा सा आंकड़ों के साथ प्रकाश डाल दें। देखो, सच्चाई ये है कि आपको पता है कितनी लड़ाइयां हुई हैं और कैसे उसका रिजल्ट आया है, और इसमें कोई शक नहीं कि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हो गए। 99 कारगिल के अंदर वहां से टेररिस्ट भी आए और वहां पर रेगुलर भी आए NLI के, और फिर उसके बाद में हुआ क्या। अब मैं अगर तुलना करूं मिलिट्रीज की, तो हम तो कुछ इसकी तुलना करते नहीं, ये तो पूरा इंटरनेशनल वो करते हैं। आज की तारीख में इकोनॉमी हालात में भारत एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वो 3rd लार्जेस्ट होने, और भारत मिलिट्री पावर में नंबर 4 है वर्ल्ड का। सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद रूस है, फिर चीन है, और उसके बाद भारत है। मगर अगले 5 साल के अंदर भारत जो है वो 2nd और 3rd बनने वाला है। ये सच्चाई है। भारत ज्यादातर हथियार खुद बनाता है, और भारत जो है अब हथियार बना के एक्सपोर्ट भी करने लगा है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, भारत की आकाश मिसाइल, भारत की नाग मिसाइल, भारत के तेजस एयरक्राफ्ट, भारत आज ने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया अपना, जो INS विक्रांत है। हम अब जा रहे हैं इंटरनेशनल की तरफ। आज हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, क्योंकि आज हम इंडियन ओशन में हम क्वाड के मेंबर हैं। ये सच्चाई है कि भारत बहुत आगे निकल गया है, और पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि जो मिलिट्री पावर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिट्री पावर से कल आपको लड़ाई लड़नी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका अगर नंबर 1 पार है तो उसकी वजह है, और चीन अगर नंबर 2 पार है तो उसकी वजह है। तो ये सच्चाई है कि मिलिट्री पावर का अगर आप कंपैरिजन करो तो कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत जो है बहुत आगे निकल गया है इकोनॉमी और मिलिट्रीली आज की तारीख में, मगर इसका कतई मतलब नहीं कि इसमें लड़ाई के बात है, क्योंकि ये चीजें तो उदाहरण के तौर पे की जाती हैं। जैसे आज की तारीख में नेवी जो है सबसे ज्यादा शिप है वो चीन के पास होगी, पर क्वालिटी नहीं है। वो अभी भी नेवी जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी अमेरिका की।
तो उसको मैं यही बताऊंगा कि अगर आप मिलिट्री पावर देखें तो नंबर अमेरिका, नंबर 2 चीन, तीसरा रूस, भारत, और उसके बाद ऐसे देश आते रहते हैं। और इकोनॉमी में देखें तो आज हम 5th लार्जेस्ट हैं, उसके अंदर सबसे पहले अमेरिका है, उसके बाद चीन है, फिर जर्मनी है, फिर जापान है, फिर भारत है। और आने वाले अगले 4-5 साल में भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जर्मनी और जापान को छोड़ देगा। ये एक चीज और बताना चाहूंगा मैं अपने दर्शकों को, और आप मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते जब तक आप इकोनॉमिक पावर नहीं। इसका उदाहरण है रूस। रूस जो है 12वां है इकोनॉमिक पावर और सेकंड है मिलिट्री पावर, मगर वो मिलिट्री पावर नहीं स्ट्रांग हो पाई क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी तेज नहीं, और उसको यूक्रेन के अंदर काफी हिसाब से इतना अच्छा नहीं कर पाया जितना हमने सबने सोचा था। तो सच्चाई है, एक देश अगर मिलिटरी स्ट्रांग होना चाहता है तो जब तक उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी वो नहीं हो सकता। और इसी का ध्यान देते हुए भारत जिस प्रकार बढ़ा है, भारत ने अपनी इकोनॉमी का बहुत ध्यान दिया है, भारत ने आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बहुत बढ़ाया है, और भारत ने अभी मेक इन इंडिया, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उसका जो विजन है ना, उसने भारत के लिए बहुत कुछ हुआ है। ये लास्ट 10 साल हमारे गोल्डन पीरियड है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, आत्मनिर्भर भारत, ये सच्चाई है। एक डायनेमिक अगर आपके पास लीडर है तो वो देश को कहां से कहां ले जा सकता है, ये हमें सीखना चाहिए एज ए नेशन कि भाई भारत के जो तरक्की है उसके 2 कारण मुख्य हैं। एक हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एक हमारे अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा डायनेमिक लीडर है जिसके कारण भारत तरक्की करा। और भारत की जो तरक्की है वो दोनों में है, मिलिटरली भी स्ट्रांग होता जा रहा है और हम इकोनॉमिकली भी। और मिलिटरली हमारा ज्यादातर हम अपने नदर्न बॉर्डर पे जो हमारे साथ चीन के साथ है, क्योंकि भारत और चीन का जो बॉर्डर है वो अभी भी डिस्प्यूटेड है, वो ईयरमार्क नहीं हुआ है, इसको मद्देनजर तो भारत अपनी वो कर रहा है। तो मैं यही कहूंगा एंड में प्रियांक कि ये कंपैरिजन छोड़ के ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों में अगर अमन शांति आए तो ये पूरे इस इलाके के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मगर इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर आतंकवाद का साथ छोड़ दिया जाता है, दोनों देश मिलते हैं, इस रीजन में एक होता है, आप देखो कहां से कहां पहुंच गया है श्रीलंका, वो भी। मगर इन देशों में अगर आप एक अच्छा भी देश देखें तो कहां से कहां चला गया है, वो बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश का एक बहुत पॉजिटिव भी आपको लेना चाहिए। बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से निकला था, एक नया देश बना, आज उसकी इकोनॉमी इतनी अच्छा कर रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। वो भी एक उदाहरण है कि अगर आप अपनी इकोनॉमी का ध्यान दें और एक अच्छा लीडर मिले जैसे शेख हसीना मिली है, तो वो भी एक छोटा देश भी बहुत आगे कर सकता है। तो ये भी हमें एक उदाहरण देखना चाहिए। ठीक है बासित साहब, फाइनल क्लोजिंग कमेंट आपका। जी मैं फाइनल ये कहना चाहूंगा कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, देखिए आर्मी कंपैरिजन करना मैं अब इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि आर्मी का ही कंपैरिजन किया जाए। देखिए ये तो जनरल साहब आपको पाकिस्तानी मीडिया की ओर से फेक प्रोपेगेंडा में छोड़ दें, मीडिया को प्रोपेगेंडा चाहे आपकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, दोनों गलत है। अगर जो प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं सच का साथ दूंगा तभी मेरी कोई बख्शिश होनी है जिंदगी में। तो मैं आपको सच बताऊं, ये है कि आर्मी कंपैरिजन ना, पाकिस्तान की आर्मी भी अपने तरीके से स्ट्रांग अपने आप को डिफेंड करेगी, ये जनरल साहब को भी पता है। एज अ आर्मी ऑफिसर ये भी एज ए इंडियन भी उतनी अच्छी है, वो भी अपने आप को उतना ही डिफेंड करेगी। हर एक ने अपने आप को डिफेंड करना है। असल जो है ना मुकाबला, वो हमें एक तो होना चाहिए इकोनॉमी का, अगर तो मुकाबला ही करना है वो आपका। अभी मैं इस चीज को मानता हूं कि आपकी इकोनॉमी, मोदी साहब की पॉलिटिकल, अगर इतने दौर में हमारी भी इसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती तो हम भी तरक्की करते। जो हालात आपने श्रीलंका के बताया कि श्रीलंका में ऐसे, तो मैं आपको एक चीज वाजिया कर देता हूं कि पाकिस्तान में वो हालात कभी भी नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान जैसे इंडिया में भी कभी नहीं हो सकते, चाहे जो भी हो जाए। उसकी वजह है जरी मुल्क, एग्रीकल्चर मुल्क। यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा है ना, ये जनरल साहब भी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो एग्रीकल्चर के होते हुए ये चीज तो श्रीलंका वाला हाल कभी भी नहीं होगा। तो हमारा कंपैरिजन अगर होना चाहिए तो इकोनॉमी पे होना चाहिए, लेकिन दुआ करें। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी तरफ भी पॉलिटिकल ऐसे लोग आए, आपकी तरफ भी ऐसे लोग आए जो तरक्की की बात करें, और अल्लाह करे कि इंडिया पाकिस्तान की, जो आज हम कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती, या आप कहते हैं अमेरिका या किसी और मुल्क जो आपका दोस्त होगा, आप उसको कहते हैं कि हमारी दोस्ती। मैं कहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि कश्मीर का मसला जल्द हल हो, आपस में कश्मीरियों का जो रिश्तेदारों से मिलना, जो मैंने बात सारी की है, वो हल हो। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो दोस्ती हो
वो दुनिया की मिसाली दोस्ती, और ये दोस्ती दुनिया की, ये हम तो बेवकूफ है ना। हम तो अभी आप कुछ अरसा, क्योंकि आप तरक्की में आप भी जा रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह जा ही रहे हैं, अगर सियासी ठीक हो जाए। बाकी हम भी, हमारे लोग कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, जो ओवरसीज बेचारे वो कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे जाए ना, हम खुद समझ जाएंगे कि हम पिछले 75 साल से दोनों मुल्क बेवकूफ रहे। आप ना किसी भी आप में छोटी सी बात है, एक मोहल्ले की बात कर लें, एक इलाके की बात कर लें, कि जब 2-3 लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, उनमें से तरक्की वो कर जाता है जो लड़ाई नहीं करता, जो चुप करके अपने काम करता है, वो आगे निकल जाता है। तो हम लोगों को बेवकूफी से इन दूसरे ममालिक ने टेररिज्म भी करवाया, हमें लड़ाया, हमें लगा कि मैं तो चाहता था एक ही रहता, लेकिन हमें लड़ा दिया, अभी तक लड़ा रहे हैं, और हम लड़ रहे हैं, और हम एक दूसरे को बुरा भलाई कर रहे हैं। आप कहेंगे ये बुरे हैं, ये टेररिस्ट करते हैं, इनकी इकॉनमी नहीं ठीक, ये बुरे हैं, हम कहेंगे आप बुरे हैं, आपके मसला ये है, आपका ये मसला है। जब तक इस मसले को खत्म ना किया गया और इंडिया और पाकिस्तान एक ना हुए, तो हम ना आप तरक्की कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक वक्त आपको ये याद, मेरे आज के अल्फाज नोट कीजिएगा, जब तक हम एक नहीं होते, हम तरक्की कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमें एक होना बहुत जरूरी है। और जनरल साहब से आखिर पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जनरल साहब, खुदा का वास्ता, बेशक आप तरक्की कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए आप वहां से आवाज उठाएं। मैं आपको सल्यूट करूंगा इस बात पे, प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि मिले, कम से कम आप उधर से उठाएं। देखो, मैं 2-3 बातें बस एंड में करना चाहूंगा। ये सच्चाई है, भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे 1947 तक, और हम चाहते थे कि भारत अकेला एक ही देश रहे, मगर ये हिस्ट्री है, दो हो गए। और ये सच्चाई है कि भारत इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और ये तरक्की कर चुका है, और पाकिस्तान को भी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान को बस एक ही चीज़ देखनी है, ये आतंकवाद का साथ छोड़े और अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे, तो वो पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। और जो सच्चाई ये है, अमन शांति अगर होगी इस इलाके में, तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी फायदे में, इस रीजन के लिए फायदे में है। और अमन शांति से ट्रेड बढ़ेगा, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, तो सभी पूरे इलाके में फायदा। एंड में मैं ये कहूँगा, आतंकवाद किसी का फायदा नहीं करता, आतंकवाद खोखला करता है सोसाइटी को। आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं, इसलिए आतंकवाद को छोड़ें, प्यार मोहब्बत की बात करें। दोनों देशों के अंदर अगर अच्छे रिलेशन होंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। बस बनिस्बत पाकिस्तान आतंकवाद का साथ छोड़ दे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक स्वस्थ चर्चा के लिए, TV9 के साथ जुड़ने के लिए। हमारी आशा और प्रार्थना यही है कि दोनों देशों के बीच आपसी सहमति, शांति और परस्पर विकास ही हो, निर्विवाद और निर्विरोध होकर। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।